वेलकम गाइज, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मौद्रिक नीति के बारे में, यानी जो आपकी मनी जो रेट होती है उसके बारे में। तो यहाँ पे जो आपको समझना है, मैं अपने उसी लेवल पे बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसे हैं कि कन्फ्यूजन होने वाले हैं। तो मैं आपको जिस तरह से मैं समझाऊँ वैसे आपको समझाऊँगा। तो ध्यान रखना है, ये आपके कॉम्पिटिशन लेवल, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करें उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, अदरवाइज रीड जैसे हैं तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये सिलेबस जो 10th है उनके भी सिलेबस में है, ये तो आपको ध्यान रखना है। तो ऑलमोस्ट ये समझिए कि सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ मौद्रिक नीति के बारे में, और इसको ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आते रहते हैं, भले कॉम्पिटिशन लेवल के हो या अभी 10th का जो अपडेट सिलेबस है इस अकॉर्डिंग आ सकता है। तो ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ मैंने यहाँ पे पहले ही नोट कर दिया। अब नोट करने का रीज़न क्या है, ताकि आपको नोट करने, जो मैं नोट करूँ उसमें टाइम वेस्ट नहीं हो और सीधा इसको समझा दूँ। ये जो रेट है, ठीक है ना, जैसे पहले जो मैं बता रहा हूँ, नगद आरक्षित अनुपात यानी CRR, ठीक है ना, ये CRR है। इसका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा हुआ है कैश रिजर्व रेशियो। तो ये क्या होता है आपको ध्यान रखना है। CCR का मतलब यहाँ पे वर्तमान में जो CCR है, ठीक है ना, वो कितनी दी हुई है, 3%, और ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये क्या होता है तो मैं आपको ये बता देता हूँ। ये क्या है कि आपको एक नॉर्मली इससे ध्यान रखना है कि CCR का मतलब ये होता है कि जो सभी जितने भी व्यापारिक बैंक है, जितने भी व्यापारिक बैंक है, ठीक है ना, वे व्यापारिक बैंक क्या करते हैं, अपनी जो एसेट्स होती है, जो तरल नगद अनुपात होता है, उसका कुछ परसेंटेज RBI के पास रखना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है कि बैंक है वह कुछ अपना हिस्सा कहाँ पे जमा करती है, RBI में, ठीक है ना, बैंक टू RBI में। और ध्यान रखना है, ये अधिकतम हो सकता है 3 से 15% तक। वापिस ध्यान रखिए, CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो, ठीक है ना। जितने भी व्यापारिक बैंक हैं उन बैंकों के पास जो सरप्लस जो पूंजी होती है, ठीक है ना, सरप्लस पूंजी में से यानी उसका कुछ हिस्सा होता है, जो बैंकों के पास जो होता है उसका कुछ हिस्सा, जो परसेंटेज होता है वो बैंकों के पास जमा करना होता है। और इस तरह से बैंक उनको क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, रेट देती है। तो वो रेट कितनी है, 3%, ठीक है ना। और ये आपको ध्यान रखना है 1934 से ये फिक्स किया गया है कि जो CRR होगा वो 3 से लेके 15% के मध्य में रहेगा। तो इस तरह से, अब एक तरह से जैसे ध्यान रखिए कैसे, जैसे मान लीजिए एक बैंक के पास आवश्यकता के ज़्यादा पूंजी है, मतलब कहने का मतलब उसकी जो कैश रिजर्व रेशियो की जैसे हम बात करें तो यहाँ पे जैसे 100 रुपये है, तो 100 में से जो 9 रुपये हैं, ठीक है ना, 100 में से जो 9 रुपये हैं वह हो जाएंगे RBI के अंदर जमा हो जाएंगे, और इसके बदले उनको इंटरेस्ट मिलेगा। और बाकी जो रहे, इसमें से जो बाकी रह जाते 91, तो ये 91 बैंक के पास रहेंगे, बाकी हैं। तो इससे क्या होता है कि बैंकों को यहाँ पे देखा जाता है जो कि वह किसी भी व्यवस्था में एक सशक्त हो जाए, तो इसलिए बैंकों के जो भी इनकम होती है उसका यहाँ पे कुछ हिस्सा है वो कहाँ जमा करवाना पड़ता है, RBI के अंदर। तो RBI इसकी फिर ब्याज इंटरेस्ट रेट देता है वो 3% वर्तमान में, और हाइएस्ट रहती है 3 से 15। ये दोबारा बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको कंफर्म हो जाए, क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें बता रहा हूँ अभी तो होगी क्लियर, बाद में वापस भूल जाओगे, इसलिए नेक्स्ट देखिए। अब है वैधानिक तरलता अनुपात यानी SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, इसको आपको ध्यान रखना है। वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब ये इंपॉर्टेंट है, और इसको इस तरह से ध्यान रखना है कि SLR यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना, तो ये कितना होता है, हाईएस्ट तो होता है 40%, कितना होता है 40%। और जो अभी वर्तमान में है, वर्तमान में है वो कितना है, 80% है। और ये आपको ध्यान रखना है, SLR हाईएस्ट कितना परसेंटेज तक है वो हो सकती है ये व्यवस्था, तो 40%, और अभी वर्तमान में 80% तक है। तो इसको ध्यान रखने, ये होता क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका ये मतलब है कि जस्ट इसके अपोजिट आपको समझना है। अब ये किस तरह से, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक तरह से क्या होता है, जैसे बैंकों के पास जो धन होता है, ठीक है ना, उसका एक फिक्स लिमिट, कह सकते हैं कि लिमिट होती है, लिमिट, उस लिमिट के अकॉर्डिंग बैंकों के पास पैसे रखने होते हैं, ठीक है ना। उससे ज़्यादा, या मतलब उससे ज़्यादा है तो आप बोले इसके अंतर्गत आ जाएगा। आप अगर बैंकों को, यानी किसी बैंक के पास, क्योंकि बैंकों का बैंक तो RBI है, तो अगर जो व्यापारिक बैंक है उनके पास अब ज़रूरत से ज़्यादा अगर पैसे हैं तो वो RBI को देगी, और इसके बदले RBI उनको 3% क्या देता है, ये रेट है जो इंटरेस्ट देगा उनको। तो इसलिए ये तो होती है कैश रिजर्व रेशियो और ये क्या होती है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका SLR, इसका मतलब होता है
कि जो बैंक है उनके पास भले कम या ज़्यादा है, लेकिन एक फिक्स मात्रा में उनके पास जो पैसे है वो होने चाहिए। यानी एक लिमिट तय होती है कि इतने पैसे हैं जो आरबीआई के अकॉर्डिंग हर बैंक के पास होने चाहिए। तो ये एक लिमिट हो गई। इससे क्या हो कि इससे एक तरह की व्यवस्था बनी रहती है क्योंकि जो सभी व्यापारिक बैंक है वे अपनी शुद्ध मांग और अवधि जमा का एक निश्चित जो भाग होता है वो केंद्रीय बैंक के अनुसार यानी उसके निर्देश के अनुसार बैंक अपने पास रखेंगे। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे बैंक है और इधर आरबीआई। तो आरबीआई ने एक रूल्स किया है कि कुछ एक परसेंटेज मात्रा में यानी कुछ निश्चित मात्रा तय की गई, इसके अकॉर्डिंग बैंकों को अपने पास कैश रखना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से ये जो बैंक का परसेंटेज जो यहाँ पे दिया गया है वो कितना परसेंटेज होगा बैंकों के पास अपनी 18%। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये है सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो इसका मतलब ये है, एक विशेष तौर पे इसको ध्यान रखना है कि ये जो है इसका मतलब तुरंत ही अगर बैंक को कभी पैसे की जरूरत पड़े, बैंकों को पैसों की जरूरत पड़े तो वो आरबीआई से लोन लेंगे। आरबीआई से क्या लेंगे? लोन लेंगे। और ये दीर्घकालिक होता है, लॉन्ग टर्म कंडीशन। यानी जैसे हम आगे पढ़ेंगे रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, तो अब इसमें और इसमें कंफ्यूजन आपको ध्यान रखना है कि जो रेपो रेट होती है उसमें क्या होता है कि बैंकों को लोन मिलता है लेकिन कुछ समय के लिए, अल्प अवधि के लिए मिलता है, तो वो तो रेपो रेट के अंदर आता है। लेकिन बैंकों को तुरंत ही बहुत आवश्यक मात्रा में धन चाहिए होता है, ठीक है ना, नगद चाहिए होता है, तो वह रिजर्व बैंक की फैसिलिटी होती है, विशेष विंडो कह सकते हैं, MSP मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी। इसके द्वारा बैंकों को ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी रेट अभी वर्तमान में कितनी है? 4.25। ध्यान रखना 4.25 वर्तमान में रेट है। और इस तरह से ये एक आकस्मिक है बैंकों की धन आपूर्ति आरबीआई के द्वारा की जाती है। और विशेष तौर पे ध्यान रखना ये दीर्घकालीन होता है, लॉन्ग टर्म, यानी लंबे समय के लिए बैंकों को उधार चाहिए, तो ये इस तरह की रेट उनके लगेगी 4.25। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे बैंक दर यानी यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस बैंक दर का वर्तमान में जो कितनी होने का अनुपात है, तो ध्यान रखें 8.15 से लेकर 9.40 तक है वर्तमान में बैंक दर इसके अंतर्गत रहती है। और ये अभी इसको ध्यान रखना है कि इसका जो अभी जो अपने बैंक है जो आरबीआई, वो इसको मतलब महत्वपूर्ण रूप में अभी यूज नहीं करता है, क्योंकि इसकी जगह अभी यहाँ पे ये रखा जाता है या ये SLR। तो इस तरह से फिर भी आपको ध्यान रखना कि बैंक रेट कितनी है, 8.15 से 9.40 के बीच ये रहती है। ठीक है ना, वर्तमान में यही है इसका। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट जो आपको पूछा जाता है एग्जाम में, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या है? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, तो आप ध्यान रखें रेपो दर और रिवर्स रेपो दर के मैं बता देता हूँ। RR यानी रेपो दर होगी और ये वर्तमान में कितनी है? 4% है। कितनी है? 4% है। आप ध्यान रखिए वर्तमान में रेपो दर 4% है। और अब मैं बता देता हूं आपको कि इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, बैंक होते हैं जो भी व्यापारिक बैंक, उन बैंकों को जब ये जरूरत होती है तो कुछ अल्प समय के लिए यानी शॉर्ट टर्म के लिए बैंकों को जो उधार मिलता है आरबीआई के द्वारा, आरबीआई अदर बैंकों को पैसे उधार देती है कुछ समय के लिए, तो उस कुछ समय को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? रेपो रेट की दर के दौरान दिया जाएगा। यानी थोड़े समय के लिए बैंकों को आरबीआई के द्वारा जो पैसे उधार दिए जाते हैं वह रेपो रेट कहलाती हैं। और वर्तमान में रेपो रेट दर कितनी है? 4%। अल्पकालीन ऋण, इसलिए आपको ये इससे ध्यान रखना है, आरबीआई के द्वारा बैंकों को दिया जा रहा है और अल्पकालिक है। समझ में आ रहा ना जी? मैं और ये आप ध्यान रखें, एक तरह से मैं ये चाहता हूँ कि आप इस बोर्ड का ये जो स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ध्यान रहेगा। तो ये तो हो गया अपना रेपो रेट। अब नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का मतलब ये होता है कि कभी कभार क्या होता है कि आरबीआई को पैसों की जरूरत पड़े, ठीक है ना, तो आरबीआई है वह दूसरे बैंकों से, जो अपने व्यापारिक जो बैंक है जितने भी, उन बैंकों से पैसे उधार लेती है, पैसे उधार लेती हैं। और इस तरह से उधार लेती हैं तब क्या करता है अदर बैंक है वो अपने आरबीआई को पैसे उधार देते हैं। तो इसके बदले जो आरबीआई है वो बैंकों को इंटरेस्ट देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट। तो वो इंटरेस्ट कितना है वर्तमान में? ध्यान रखना 3.35। ठीक है ना। और ये हमेशा ध्यान रखना इससे हमेशा कम होगा, रेपो रेट से हमेशा रिवर्स रेपो रेट है वो कम रहेगा। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, हमेशा इससे कम रहेगा। ज़्यादातर पहले क्या था कि 0.75 है वो एक मात्रा होती थी, लेकिन अभी वर्तमान में इसका जो डिस्टेंस है वो 65 के आसपास आ गया।
अब ये जैसे मैंने पहले ही बता दिया, बैंकों के द्वारा आरबीआई के ऊपर जमा की जाती है। और दूसरा तौर पे ये भी है कि अगर बैंकों के पास पैसे हैं, बैंकों के पास एक तो ये देखो, जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि बैंक है वह आरबीआई को पैसे देते हैं, ठीक है ना। और ये एक तरह से निश्चित मात्रा में बैंकों के द्वारा जो है आरबीआई को दिया जाता है। इसके बदले आरबीआई है वह बैंकों को 3% रेट देती है। लेकिन अब कुछ बैंक क्या हैं, कुछ बैंक ये सोचते हैं कि भाई हम लोगों को ऋण दें या कहीं कहीं इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा जोखिम होता है, तो इससे बेहतर क्या होता है कि वे अपनी सरप्लस जो पूंजी होती है वो आरबीआई के अंदर जमा करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बदले आरबीआई उनको 3.35% की इंटरेस्ट से ब्याज है तो देता है, या कभी अगर आरबीआई को जरूरत पड़े तो बैंकों से जो वो पैसे लेगा उधार के रूप में, तब भी क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट, और ये होती है 3.35। तो इस तरह से मैं ये आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये जो आपको बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में समझाया गया, समझ गए होंगे बैंक दर, क्योंकि ये आपके एग्जाम के संदर्भ में पूछा जाता है। और रीट के लिए तो ये है, सिलेबस में है और एक ध्यान रखना है, मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन लेवल है उनके लिए तो ये स्पेशली आएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मैं यहाँ पे बताता हूँ कुछ ऐसे शब्द जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पता होना चाहिए, हम उसकी चर्चा करते हैं। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। और ये इसके बारे में अगर कुछ कन्फ्यूजन है कि सर मुझे कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो बता दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अपनी कुछ मौद्रिक नीति के ऊपर ही चल रहे हैं। तो मौद्रिक नीति में कुछ एक ऐसे शब्दावली है जिनको आपको पता होना चाहिए। अब ये शब्दावली क्या है तो मैं आपको वो बताऊंगा यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है और ऐसे आने वाले भी होते हैं, तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है। तो एक होती है एक शब्द होता है मुद्रास्फीति, ठीक है ना, मुद्रा इन्फ्लेशन जो कहते हैं मनी। तो इसके लिए अभी यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये मुद्रास्फीति क्या होता है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे सिंपल से समझा देता हूँ कि जो वस्तुएं होती हैं, और यहाँ पे मुद्रा की बात करें, ठीक है, वस्तु और मुद्रा की, तो मुद्रास्फीति क्या होती है वो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मुद्रास्फीति जैसे देख लीजिए, क्या होता है कि वस्तु की कीमत बढ़ती है, वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है। वस्तु की कीमत जब बढ़ती है वह मुद्रा की कीमत कम होती है, मुद्रा की कीमत कम होती है। कहने का मतलब है, पहले हम नॉर्मली ये समझ देते कि 10 रुपये में भी किलो शक्कर आया करती थी, ठीक है ना, 10 रुपये में किलो शक्कर आया करती थी। लेकिन अभी वर्तमान में हम बात करें, शक्कर तो वही की वही है, लेकिन उसका मूल्य कितना हो गया है, 40 रुपये 50 रुपये किलो हुआ है। तो इस तरह से वस्तु की कीमत तो बढ़ी है और मुद्रा की कीमत कम हुई है, तो इसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। और इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये इस तरह का आपको पूछा जाए कि मुद्रास्फीति क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है इस बारे में। देखो मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो आपको ध्यान रखना है कि मुद्रास्फीति को जब नियंत्रित करना होता है, मुद्रास्फीति को जब नियंत्रित करना होता है, तो इसके लिए एक तरीका अपनाया जाता है, वो तरीका होता है विस्फीति, ठीक है ना। अब इसमें ये तो मैंने आपको समझा दिया कि अब इसको नियंत्रित करना हो, क्या करना हो, नियंत्रित करना हो, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन आती है, इसको नियंत्रित करना है। तो इस तरह से वस्तुओं के दाम तो आसमान में छू जाएंगे, तो अब क्या करें, इसको नियंत्रित करना है, तो विस्फीति का तरीका होता है। इसके द्वारा जो ये बैलेंस है वो बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है, बैलेंस, जिससे क्या हो कि कंट्रोल है वो बना रहे, तो इस तरह से अब जैसे मैं ये समझा रहा हूँ कि मुद्रास्फीति होती है, इस तरह का जब होता है तो बाजार में क्या होता है, मार्केट में क्या स्थिति आती है, तो वो ध्यान रखना है कि इससे क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है, एक तो ऋणी होता है, जो मतलब ऋण लेता है, और एक होता है ऋणदाता, क्या होता है, ऋणदाता। तो इन दोनों के मध्य में ये बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ध्यान रखना, जब भी मुद्रास्फीति होती है, यानी वस्तु की कीमत बढ़ती है, मुद्रा की वैल्यू घटती है, तब इसमें ध्यान रखना कि इसमें जो ऋणी होता है, ऋणी को क्या होता है, लाभ, ऋणी यानी जो लोन लिए रखा होता है व्यक्ति होता है, उसको लाभ होता है। तो जो ऋणदाता होता है उसको क्या होती है, हानि होती है जब मुद्रास्फीति होती है। और विशेष ध्यान रखना कि जो शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट की हम बात करें, तो शेयर मार्केट में जब मुद्रास्फीति होती है, वस्तु कीमत बढ़ती है और मुद्रा की घटती है, तो शेयर मार्केट वालों को क्या होता है, जो शेयर होल्डर होता है, क्या होता है, शेयर होल्डर, उसको प्रॉफिट होता है, क्या होता है,
प्रॉफिट होता है। और नेक्स्ट ध्यान रखें कि स्मृति काल में देश के निर्यात घटते हैं, और एक जब इस तरह की व्यवस्था होती है तो देश में क्या होता है, जो निर्यात होता है, निर्यात तो घटेगा, यानी वस्तु है जो मार्केट भारत से बाहर कम बेची जाएगी, लेकिन जो आयात है वो बढ़ेगा, आयात है वो बढ़ेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना, आयात है वो बढ़ेगा। ये होती है जो कंडीशन, वो होती है मुद्रास्फीति, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना, मुद्रा इन्फ्लेशन जो इंग्लिश वर्ड को कहा जाता है, तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट एक और वर्ड है जिसके बारे में आपको समझना है, वो मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, तो ध्यान देंगे। एक होता है मुद्रा अविस्मृति। मुद्रा अविस्मृति का मतलब है जस्ट उल्टा। क्या हुआ, जस्ट उल्टा। जैसे मैंने बताया था ना कि अभी एक तो वस्तु होती है, इधर एक मुद्रा की बात करें तो वस्तु की कीमत तो है घटेगी, कीमत क्या होगी, कीमत घटेगी, ठीक है ना, और मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी यानी कीमत बढ़ेगी, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया ना चक्कर की, जैसे हम बात करें तो ऐसी कंडीशन तो अभी फिलहाल तो नहीं है और होगी भी नहीं, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है ये जो मुद्रास्फीति है वो बहुत कम देखी जाती है। तो इसमें ध्यान रखना है, जैसे अभी बात करें हम शक्कर की, तो शक्कर की जो वैल्यू है, जैसे समझ लीजिए अभी बात करें, अभी 40 रुपये किलो है, और इस तरह से मुद्रास्फीति जब होगी तो वो शक्कर 10 रुपये किलो आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब वस्तु की कीमत तो बढ़ गई और मुद्रा की कीमत है वो इसकी वस्तु की कीमत तो घट गई, क्योंकि जो 40 रुपये थी अब वो 10 रुपये मिल रही है, और इस तरह से वो मुद्रा की वैल्यू बढ़ गई, यानी अब 10 रुपये जो 40 रुपये में मिली थी वो 10 रुपये में मिली है, और 40 रुपये की बात करें तो 4 किलो शक्कर आ रही है। तो इस तरह से मुद्रा अविस्मृति मतलब मुद्रा अविस्मृति कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, यानी किसको क्या लाभ होता है, तो वो यहाँ पे ध्यान रखना है कि इससे इसमें अंदर जो हम बात करें, मुद्रा का मतलब करेंसी से होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें जो जैसे मैंने बताया था जिसको लाभ होता है उसी जगह अब क्या होगा, उनको हानि होगी। तो ये तथा मुद्रा अविस्मृति। अब है अवमूल्यन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आ सकता है। मुद्रा अविस्मृति क्या होता है, वो मैं अवमूल्यन क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन। मुद्रा अवमूल्यन, तो ये आपको ध्यान रखना है। मुद्रा अवमूल्यन का मतलब होता है कि जो मनी की जो रेट होती है, यानी रुपए की जैसे वर्तमान में जो रेट है उसको कम किया जाता है। क्या किया जाता है, कम किया जाता है। अब जैसे कि अपन बात करें, एक जो डॉलर है, एक डॉलर की भारतीय वैल्यू क्या है, एक्चुअली में कंफर्म मुझे इसका थोड़ा पता नहीं है, फिर भी हम देखें तो इसकी जो मुद्रा की जो वैल्यू वर्तमान में 65 रुपीज़ के आसपास है, उसके आगे नीचे है। ये मेरा थोड़ा अनुमान हो सकता है कि मैंने इसको अभी देखा नहीं कि करंट रेट क्या, क्योंकि बदलती रहती है। तो ध्यान रखना है, एक डॉलर भारत के 75 रुपये के बराबर होता है। तो इस तरह से यानी अमेरिका का एक डॉलर और भारत के 75 रुपये हैं, वो दोनों बराबर है। इसलिए यानी भारत की जो मुद्रा की जो वैल्यू है वो कम है। ये क्यों हुआ है, मुद्रा अवमूल्यन की वजह से हुआ। भारत ने खुद ही इस तरह की कंडीशन को अप्लाई करवाया। तो क्यों करवाया है वो मैं आपको पहले ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूँ कि ये किस लिए होता है। तो इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये होने का रीज़न क्या होता है कि भारत है जो अपने यहाँ पे व्यापार को जब बढ़ावा देना चाहता है तो बाहर से आयात कम करें और यहाँ से निर्यात ज़्यादा हो। तो इसके लिए फिर क्या होगा, मुद्रा अवमूल्यन का सहारा लिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जिससे क्या होगा कि जो विदेश की जो वस्तु है, जो मुद्रा अवमूल्यन यानी पैसों की वैल्यू घटाने से क्या होगा, विदेश की वैल्यू जो विदेश की जो वस्तु है वो भारत में बहुत ऊंचे दाम में मिलेगी, ठीक है ना, और भारत की जो वस्तु है जो निर्यात करेगी वो सस्ते दाम में वहाँ पे उपलब्ध होगी। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, ये है वो मुद्रा अवमूल्यन होता है। क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन होता है। इस तरह से एक तरह से कैसे मार्केट को मेंटेन किया जाता है। वेलकम। तो अब देखिए, अब मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि क्या कहा था मैंने कि मुद्रा अवमूल्यन, क्या कहा मैंने अभी, मुद्रा अवमूल्यन। तो इसके बारे में जब हम पढ़ रहे तो ध्यान रखना, मुद्रा अवमूल्यन से क्या होता है, निर्यातों में भारत का निर्यात है वो तो बढ़ेगा लेकिन आयातों में कमी होगी। इससे क्या होगा कि विदेशी मुद्रा का भंडार भारत में बढ़ेगा और निर्यात कम होगा, ठीक है ना। और नेक्स्ट पे ध्यान रखना है कि देश की वस्तु बाहर जाएगी तो सस्ती
होगी और सस्ते में मिलेगी, जबकि विदेश की वस्तु यहाँ पे है वो महंगे दाम पे मिलेगी। इस तरह से करना एक तरह से आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने की कंडीशन होती है और देश में वस्तुएं महंगी मिलती है। अब देखिए, भारत में मुद्रा अवमूल्यन 3 बार हुआ, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और ये स्टार कर देता हूँ। मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान रखना, भारत में मुद्रा अवमूल्यन है वो 3 बार हुआ है और 3 बार में मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट बार हुआ था, फर्स्ट बार हम बात करें, ठीक है ना, कि जो फर्स्ट बार जो मुद्रा अवमूल्यन हुआ था वह कब हुआ और कितना हुआ था। तो ध्यान रखना, फर्स्ट बार मुद्रा अवमूल्यन हुआ था 1949 में और वो हुआ था 30.5%। यानी जो मुद्रा है जो अपनी जो भारत के रुपए है उसकी वैल्यू कितनी कम कर दी थी, 30.5% कम कर दी थी 1949 में, मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। फिर दूसरी बात करें सेकंड टाइम, तो यहाँ पे ध्यान रखना 6 जून, ठीक है ना, ये आपको डेट यहाँ पे एक डेट दी हुई है 6 जून 1966 को, 6 जून 1966 को, और इस दिन मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था और वापिस उस दिन मुद्रा का जो अवमूल्यन किया गया था वो किया गया था 36.5%, 36, यानी जो उस समय करंट रेट थी डॉलर के मुकाबले भारत के रुपए की, तो उसको कितना कम कर दिया गया, 36.5, कितना कम कर दिया, 36.5। और तीसरी बार आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था और वह हुआ था 1991 के अंदर, और इसमें तीन तरह का, मतलब टोटली मिलाकर तो हुआ था इसमें मुद्रा का अवमूल्यन कितना हुआ, 20%, कितना हुआ, 20% है मुद्रा की वैल्यू, यानी इस समय जो मुद्रा की वैल्यू थी डॉलर के मुकाबले उसको 20% कम कर दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से मैंने आपको आज बताया है कि मौद्रिक नीति के अंदर क्या क्या जो बैंक रेट के संदर्भ में वो बता दिया, और 2 ये शब्द बताया कि मुद्रा अपस्फीति, मुद्रा अवमूल्यन, ये क्या है, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ऐसी वीडियो मैं और अच्छी बनाऊं और जल्दी से जल्दी आपको मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।